हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम फिर से हिंदी पेडागोजी के 30 MCQ सॉल्व करेंगे। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव आकलन का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि असेसमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और तीसरा होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है उसे हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट, और जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एज लर्निंग जो होता है उससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, वो स्वयं पर निर्धारित होता है। तो जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है वो आपके वर्ष के अंत में उसका आकलन किया जाता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में स्टूडेंट्स का आकलन पढ़ाई लिखाई के दौरान चलता रहता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं: नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, या शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना, या फिर शिक्षार्थियों को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में क्या स्थिति है उनकी। तो इसमें आप देखेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थियों का आकलन करते रहना। मतलब कि आप कक्षा के दौरान पढ़ाते समय जो भी शिक्षार्थियों का आकलन करेंगे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, और जो सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन होता है वो आपके समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, मतलब कि योगात्मक आकलन के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है: कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में पठन में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिज्जे करने में कठिनाई अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन में दिए गए हैं: डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, दृश्यात्मक पहचान या पठन में कठिनाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। जिसे पढ़ने में कठिनाई होती है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसे लिखने में कठिनाई होती है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है: कणिका कक्षा 6 में एक ऐसी पाठ सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ा रही। जो कणिका है वो एक शिक्षिका है, वो समय और काल के बारे में पढ़ा रही है। वह शिक्षार्थियों को 2-2 के जोड़े में बैठकर पाठ सामग्री पढ़ने के लिए कहती है। उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसके बाद वह पुनः पाठ सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में भिन्न कालों की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वह समय और काल के रूप में और नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं: व्याकरण का अभ्यास, या मतलब कि ड्रिल, फिर अध्ययन संलग्नता विमर्श प्रयोग, या गहन व्याकरण अभ्यास, या फिर प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा अध्ययन संलग्नता विमर्श प्रयोग। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है: एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वह अपने विचारों को एक जगह लिखें, एक रूपरेखा तैयार करें, पहला प्रारूप लिखें, लेखन का संपादन करें और अंततः अंतिम प्रारूप लिखें। अध्यापन लेखन के इस उपागम का प्रयोग कर रही है जो अध्यापिका है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं: लेखन का उत्पाद उपागम, लेखन का प्रक्रिया उपागम, या उद्देश्य के लिए लिखना, या फिर शिक्षार्थी आधारित लेखन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेखन का प्रक्रिया उपागम। प्रक्रिया उपागम में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए ये प्रक्रिया उपागम के अंतर्गत आएंगी। फिर इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है: राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा। बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, अंतरपाठी पठन, या व्याख्यात्मक पठन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बारीकी से पठन। अगर हम किसी विशिष्ट सूचना को देखना चाहते हैं तो उसे बारीकी पठन के नाम से जाना जाएगा।
फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन उपकौशल नहीं है। आपको उपकौशल नहीं है ये बताना है। तो इसमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, किसी पाठ्य सामग्री के अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, वाक्य और अभिव्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकारों की समझ, पाठ सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना युक्ति की पहचान, या फिर अक्षरों और शब्दों की ध्वनियों को उच्चारित कर पाना पर अर्थ न समझ पाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपकौशल नहीं है ये पूछा गया है, तो अक्षरों और शब्दों की ध्वनियों को उच्चारित न कर पाना, न ही उनका अर्थ समझ पाना, यही इसमें सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक अध्यापिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों को 5 शब्दों का एक सेट देती है और उन्हें शब्द टोकरी में से उन शब्दों को खोजने के लिए कहती है। तो जो दिए गए सेट से जोड़ बना सके इसे किस रूप में जाना जाएगा? विन्यास, शब्द जाल, संयोजन या फिर शब्द समूह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विन्यास। जो इस प्रकार के कार्य होते हैं उन्हें हम विन्यास के नाम से जानते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान की भाषा की प्रकृति और चारित्रिक विशेषताएं हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? विज्ञान की प्रकृति, भाषा रजिस्टर या प्रयुक्तियाँ, भाषा विविधता या फिर भाषा बोली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाषा रजिस्टर, प्रयुक्तियाँ, इसे हम भाषा रजिस्टर के नाम से जानते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, निवेश समृद्ध परिवेश से तात्पर्य है शिक्षार्थियों द्वारा भाषा को देखा जाना, ध्यान में लाना और प्रयोग करना। निवेश शिक्षार्थियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण है। भाषा के अध्यापक को भाषा का प्रयोग करने के लिए तैयार करना। पाठ्य पुस्तक एवं अन्य प्रकार की सामग्री। तो जो निवेश समृद्ध परिवेश होता है उसे हम कहते हैं शिक्षार्थियों द्वारा भाषा को देखा जाना, ध्यान में लाना और प्रयोग करना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को क्या कहेंगे? अगर हम किसी बिना प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखते हैं तो उसे क्या कहेंगे? भाषा सहज बोध, मानव द्वारा भाषा सीखने की नैसर्गिक प्रवृत्ति, या मानव जहाँ तक हो सके अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता रखते हैं, या फिर भाषा अधिगम उपकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाषा सहज बोध। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी भी समूह या समुदाय की वाक विशेषता को किस रूप में जाना जाता है? सामाजिक बोली, क्षेत्रीय बोली, भाषा विविधता या फिर बोली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामाजिक बोली। समूह या समुदाय से जो संबंध रखती है उसे हम सामाजिक बोली के नाम से जानते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया है? राष्ट्रीय भाषा, कार्यालयी भाषा, एक सूत्र में जोड़ने की भाषा या सह कार्यालयी भाषा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्यालयी भाषा। संविधान में हिंदी को कार्यालयी भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक भाषा के रूप में, या एक अनिवार्य भाषा के रूप में, या बुनियादी चरण की एक भाषा के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं की अनुशंसा करती है NEP 2020। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्किनर के अनुसार भाषा खाली स्थान का विषय है, सृजन, अनुकरण, वाद विवाद या लिपि। तो जो स्किनर थे एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार भाषा किसका विषय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुकरण। स्किनर जहाँ पर भी दिखे वहाँ आपको अनुकरण ही लगाना, क्योंकि वो अनुकरण का एक विषय होता है, ये स्किनर ने बताया, क्योंकि बच्चे अनुकरण के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करती है, वो क्या कहलाती? व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, अर्थ ग्रहण करने में भाषा सीखने का कार्य है, व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य है, या फिर कार्य विधि व्याकरण सीखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है। वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जोड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, वो व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है? शिक्षार्थियों की उपलब्धि
शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, या यह पता लगाना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यह किस रूप में जाना जाता है? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, अर्थगत संकेत या सूत्रात्मक संकेत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अर्थगत संकेत। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान में भाषा, सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य, समूची पाठ्यचर्या में भाषा, या फिर भाषा लेखन का विकास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समूची पाठ्यचर्या में भाषा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रीनगर में एक शिक्षार्थी तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है तथा एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई है। यह किस रूप में जाना जाता है? भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा का जुड़ना, या व्याकलनात्मक बहुभाषिकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाषा अधिगम, क्योंकि भाषा अधिगम के अंतर्गत ये इसलिए आएगा क्योंकि वो इसे एक तृतीय भाषा के रूप में सीख रही है। अगर वो मदर टंग होता तो वो भाषा अर्जन के अंतर्गत आता, लेकिन वो इसे बाद में सीख रही, इसीलिए वो अधिगम के अंतर्गत आएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? कई भाषाओं का अधिगम, शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षा नीति में भाषा, या फिर विद्यालय में शिक्षार्थियों को सभी भाषाओं को पढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना बहुभाषिकता कहलाती है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल है? नई चीज़ सुनना और बाद में दोस्तों के साथ साझा करना, वैज्ञानिक परीक्षा पर पाठ्य वस्तु पढ़ाते समय नोट्स बनाना, परीक्षा आधारित सीखने पर एक प्रस्तुति तैयार करना, या गहन चिंतन जैसे कोई कण कण में कोई क्रिया करता है। तो कौन सा अध्ययन कौशल है आपको ये बताना है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक परीक्षा पर पाठ्य वस्तु पढ़ते समय नोट्स बनाना। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है। बुनियादी स्तर से शिक्षार्थी शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विदेशी भाषा का अध्ययन, या त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य होती है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्मी विधि को किस नाम से जाना जाता है? श्रव्य भाषिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, परामर्श कोश, या समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रव्य भाषिक विधि। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्दों में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? बोली, उच्चारण, लहजा, अपबोली, या विशिष्ट शब्दावली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बोली। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ सामग्री की भूमिका के विधा के सिद्धांत से हुई है? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, समता भाषा, विषय वस्तु आधारित निर्देश, या फिर परामर्श कोश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ये पूछा है। बाल अनुकूल, सजीव एवं सक्रिय, संसाधन पूर्ण, तानाशाही। तो आप देख सकते हैं कि सभी ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं और एक ऑप्शन बस नेगेटिव है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तानाशाही। आप तानाशाही कक्षा में नहीं कर सकते। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वयन पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, स्थिति परक उपागम, या संरचनात्मक उपागम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? वे प्रक्रियाएं जिनसे कोश विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जाता है। वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीक या फिर भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक तरीके से, निगमनात्मक तरीके से, बिना व्याख्या के कृत्रिम तरीके से। देखिए, आगमन विधि में सबसे पहले आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर इसमें नियम बताए जाते हैं। और निगमनात्मक तरीके में सबसे पहले आपको नियम बताया जाता है, फिर इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है, ये पूछा गया है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आगमनात्मक तरीके से। इसमें पहले आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर आपको नियम सिखाए जाएंगे। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, देबीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। आज मैं यहाँ गई, वो मतलब कि बाजार गई होगी, और कुछ फल व सब्जियाँ खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी, पर मैं लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहती है। एक वाक्य दिया है उन्होंने, तो इस खाली स्थान में क्या शब्द आएगा, इसकी पूर्ति करने के लिए कहती। तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देबीना को क्या करना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा, केवल व्याकरण के नियमों को समझना होगा, केवल शब्द नेगेटिव होता है, ये ऑप्शन में नहीं आएगा, वाक्य विन्यास को समझना होगा, या पाठ की विषय वस्तु को समझना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। देखिए, संदर्भ ऐसे वाक्य आपके हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इस प्रकार कि अगर शब्द दिखें तो वैसे ही क्वेश्चन के आंसर इसमें सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि आज भी हमने 30 MCQ सॉल्व किए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो हमारे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।